बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। मूल्यवान है जीवन, खुला आसमान, जिधर चाहिए आप बढ़ा लीजिए अपने पांव। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से सारी सुविधाएं हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको कुशल किसान बनाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो बिना देर किए आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के विकास के लिए 4 योजनाएं, संरक्षित संरचना में बेमौसमी सब्जियों की खेती के लिए उद्यान विकास योजना और कंद वाली सब्जी फसल कच्चू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं बिरसा अरबी वन। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में मछली पालन के विकास के लिए 4 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें निजी तालाब में मोबाइल बेस्ड IoT उपकरण देना, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए पहचान पत्र बनाना, निजी तालाब में मछली सह बत्तख पालन और पोर्टेबल हेचरी, शेल्टर हाउस सह स्टोर रूम एवं जल आपूर्ति के लिए पंप सेट और पाइप उपलब्ध कराना है। इसमें सभी योजनाओं में अनुदान की सुविधा है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान कीट रहित उच्च गुणवत्ता युक्त बेमौसमी एक्जोटिक सब्जी उत्पादन इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसकी कुल योजना लागत 3 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें सरकार की ओर से किसानों को 75% यानी 2,25,000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल में कीट नियंत्रण के लिए जैविक विधि अपनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत कीट नियंत्रण का एक साधन है फोरमैन ट्रैप यानी गंधपास। अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग फोरमैन ट्रैप निर्धारित है। आप इसे अनुशंसित दूरी पर लगाएं। किसान भाई बस चाहते हैं कि हमको कीटनाशक का नाम मिल जाए, उसको हम छिड़क दें, खेत में मेरा काम तमाम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप कीटनाशक छिड़केंगे तो क्या होगा कि मित्र कीट के साथ दुश्मन कीट के साथ मित्र कीट को भी ख़त्म करेंगे। तो उस हालत में अब हमारे पास बहुत तरह के फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध हैं, जो कि एक निश्चित दूरी पर फील्ड में खेत के बीचों बीच लगाना चाहिए किसान भाई को। वो दूरी होती है 8 मीटर से 8 मीटर के बीच में। तो जो भी हर कीट का अलग अलग फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध है। जिस आपके खेत में जिस कीट का ज़्यादा प्रकोप है उसका फेरोमोन ट्रैप लगाएं, तो उससे क्या होगा कि उसके जो कीट के जो नर हैं वो वहाँ पर आकर्षित होकर के उस ट्रैप में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। इससे आपका फसल नुकसान होने से बच जाता है। किसान भाइयों, आपके पास यदि सिंचित जमीन है तो वर्तमान तिथि से लेकर पूरे मई महीने तक कच्चू यानी अरबी लगा सकते हैं। झारखंड में कच्चू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा अरबी 1 या मुक्ता केसी लगाएं। किसान भाइयों, झारखंड में हम जिसे कच्चू या पेचकी के नाम से जानते हैं, उसे अन्य राज्यों में अरबी के नाम से जाना जाता है। कच्चू की बुआई में 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। कच्चू से ज्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा अरबी 1 या मुक्ता केसी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर है। डचो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफी उपयोगी है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए डचो का उपयोग कर सकते हैं। डचो की कार्यक्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। लाल मकड़ी कीट जिस सब्जी में लगता है उस फसल के कोमल अंगों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियान या ओमाइड दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मिजाज पर।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। विराम के बाद आपका स्वागत है। आज हम बातें करने जा रहे हैं गौमूत्र और नीम से निर्मित कीटनाशक का प्रयोग। जी हाँ, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि गौमूत्र और नीम से निर्मित कीटनाशक कैसे बनाए जाते हैं, इसका उपयोग हम किस तरह से करेंगे और इसके प्रयोग से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। आइए बिना देर किए इसके बारे में जानते हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि गौमूत्र एवं नीम से निर्मित कीटनाशक का प्रयोग क्यों किया जाए और इसे किस प्रकार से बनाई जाए। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं डॉक्टर PK सिंह, जो कीट विज्ञान में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये बताएं कि जैसे रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, उससे तो काफ़ी हानि होती है। जी जी। तो किसान भाई गौमूत्र और नीम से निर्मित कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक कीटाणु का नाश भी होता है और फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसानों को ये जानकारी दें कि कीटनाशक के बनाने का तरीका जो होता है गौमूत्र और नीम से, वो कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी हम कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं अपने खेतों पर,
तो उससे हमारा शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है, बहुत सारे जो लाभदायक जीवाणु हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो अभी के समय में जो हमारा ये झारखंड राज्य है ये ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, कार्बनिक खेती की तरफ जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आपने बात बताई, गौमूत्र या नीम के उत्पाद द्वारा दवा बनाना और उसको छिड़कना, ये काफ़ी लाभप्रद रहेगा। दूसरी बात है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि दूर दराज में किसान आसानी से बना लेंगे और आसानी से अपने खेतों में प्रयोग कर लेंगे। इनके लिए कहीं उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गौमूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप किसान भाई कुछ ना करें, इसी तरह से अगर 5 लीटर गौमूत्र ले लें, ताज़ा गौमूत्र, और उसमें 45 लीटर पानी मिला दें और मिलाने के उपरांत शाम के समय में किसी भी फसल पर आप छिड़काव कर दें उसका, तो इससे क्या होता है कि एक तो कीट व्याधि दूर भागता ही भागता है, फसलों में जो है कुछ आवश्यक तत्व भी मिल जाते हैं और पौधों की बढ़वार बढ़ती है और उपज भी अच्छा होती है और हमारा पर्यावरण में दूषित होता है। दूसरी बात है कि हमारे किसान भाई अपने घर में किस तरह से गौमूत्र का प्रयोग करें, किस तरह से करें, तो खास करके आज के दिन में नीम, जो जैसे आपने बताया, बहुत आसानी से उपलब्ध है। अगर किसान भाई एक घड़ा ले लें, घड़े में आप गौमूत्र ले लें, गौमूत्र को में आप नीम का पत्ता को डुबा दें पूरा, जितना डूब जाए उसमें, और डुबाने के उपरांत उसको सील कर दें और सील करने के उपरांत किसी छायादार स्थान पर उसको रख दें। उससे कम 15 से 2 से 3 सप्ताह तक रख दें। रखने के उपरांत क्या करें, जब हो जाए तो एक डंडे से लेकर के उसको पूरा अच्छी तरह से मिला लें 15 दिन के बाद, और मिलाने के बाद देखें किसान भाई जाके ताकि नीम का पत्ती का जो भी अर्क हो वो गौमूत्र में चला जाए और उसको मिला के आप छिड़काव करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि उसकी मात्रा, अगर आपने जैसे मैंने बताया कि एक 5 लीटर गौमूत्र में नीम पत्ता डुबा करके जो अर्क निकालें, जो उसका पानी को निकालें, उसके एक भाग को 40 लीटर पानी में मिला दें, मैंने 40 भाग पानी में, अगर 1 लीटर वो चीज़ है तो उसे 40 लीटर पानी में मिला दें और मिलाने के उपरांत उसका आप छिड़काव करें, तो उससे भी बहुत सारे कीट व्याधि भाग जाते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी देखा गया है कि नीम की पत्ती जो होती है बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही है। अगर किसान के पास कुछ भी नहीं है तो नीम के पत्ती को भी पीस करके उसको पानी में डुबा लें। अगर आप 10 किलो नीम पत्ती को बढ़िया ताज़ा को पीस लिए हैं, पानी में डुबा लिए हैं और उसको छानने के उपरांत उसका भी आप छिड़काव कर देंगे, तो बहुत सारे जो कीट जो होते हैं वो आते नहीं हैं खेतों में, और वो खेतों में आएंगे नहीं, वहाँ अंडा नहीं देंगे और दूर भाग जाएंगे। इस तरह से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और रही कि इसके अनेक तरह के मतलब इसके जो है ना कीटनाशक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसान भाई जो हैं खास करके, अगर आप ले लें 5 लीटर गौमूत्र ले लें, उसमें 2 kg आप गोबर मिला दें और मिला करके उससे 7 दिन के लिए रख दें, और रखने के उपरांत आप उसको छान करके भी आप उसका अगर छिड़काव करेंगे उसको, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जो उसकी भी जो है एक भाग को 40 भाग पानी में मिला करके, जैसे आपने गौमूत्र रखा 5 लीटर, उसमें 2 kg गोबर मिला दिया, 7 दिन के लिए रख दिया। रखने के उपरांत जो आप छानेंगे, जो चीज़ मिलेगा उसका मतलब आप छिड़काव करेंगे 40 लीटर पानी में मिला कर, मैंने 1 भाग वो और 40 भाग पानी, तो उससे भी काफ़ी लाभ होता है। और हम देख रहे हैं कि किसान भाई जो आज के दिनों में कुछ नीम से बेसिस से एक फॉर्मुलेशन ही बना हुआ है गौमूत्र के लिए, तो वैसी परिस्थिति में किसान भाई आप क्या करें कि 5 kg नीम का ताज़ा पत्ता ले लें, 2 किलो नीम बीज का पाउडर, जो नीम बीज बहुत आसानी से जून में उपलब्ध होता है गांव में, उसको चूरा बना ले, छाया में सुखा के चूरा बना ले, और उसमें 2 किलो गोबर भी मिला दें, तो इससे तृप्ति बढ़ जाती है। और उसे 10 लीटर गौमूत्र में मिला करके 7 दिन के लिए उसको फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ दें, और उसके बाद उसको छान लें, और छानने के बाद उसका भी एक भाग जो छाना हुआ अवशेष मिला उसमें 40 भाग पानी मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी तरह जानकारी दिया कि गौमूत्र और नीम से निर्मित कैसे उसको बनाएंगे और कैसे छिड़काव की जाएगी। अब एक सवाल और उठता है डॉक्टर साहब कि गौमूत्र के साथ और कौन सी चीज़ मिला करके छिड़काव की जा सकती है रासायनिक प्रयोग न करके? जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे झारखंड राज्य में प्राकृतिक रूप से भी बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं कि जिसका भी अगर हम लोग उसका प्रयोग करें, गौमूत्र में मिला करके उसके अर्क को निकाल कर उसका छिड़काव करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये किसान भाई एक दवा अपने भी बना सकते हैं। खास करके 5 kg जो है नीम का पत्ता एकदम ताज़ा ले लें, ठीक, प्लस 2 kg नीम बीज का पाउडर का चूरा ले लें, फिर उसमें 2 किलो करंज, जो कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है, आप करंज बीज का चूरा ले लें, और साथ में
आप 500 ग्राम हरी मिर्ची और 200 ग्राम लहसुन का भी ले सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए सबसे बढ़िया ये तरीका है कि आप एक 200 लीटर का एक ड्रम ले लें। जब आपने ड्रम ले लिया तो उसमें 5 केजी जो ताज़ा नीम का पत्ता था उसको मिलाएं, उसमें 5 केजी फिर आपका नीम बीज कर्नल का पाउडर मिलाएं, फिर 2 किलो करंज का पत्ता मिलाएं। और अच्छा होगा कि हमारे एक बहाया भी होता है, देखे होंगे जहाँ तहाँ वो जमते रहता है, जिसको आइपोमियम भी कहते हैं, उसका भी 5 केजी पत्ता को भी ले लें। इनको अच्छी तरह से मिला करके 200 लीटर के पानी के कैपेसिटी का कोई ड्रम होता है वो उसमें आप डाल दें। डालने के बाद आप ये करें कि करीब 15 केजी जो है गोमूत्र ले लें और गोमूत्र को उसमें मिला दें। जो मैंने बताया नीम का बीज, नीम का पत्ता, बहाया का पत्ता, करंज का बीज का पाउडर और नीम के बीज का पाउडर, इसको आप एक अच्छी तरह से पहले मिला लें, मैंने ग्राइंड कर लें, मैंने पीस लें और उसको डालें। और उसमें आप 10 से 15 लीटर के आसपास ताज़ा गोमूत्र डाल दें ड्रम में। और उसमें फिर आप जैसे 200 लीटर का ड्रम है तो उसमें फिर पानी डाल करके लगभग आप 150 लीटर का ये बना लें। और बनाने के उपरांत आप उसको ढक दें और ढकने के बाद उसको कम से कम 15 दिन के लिए छोड़ दें। और 15 दिन के बाद आप इस घोल को आप निकालें। और निकालने के बाद खास करके सब्जियों में, फसलों में, जिसमें भी छिड़काव करना हो करें, उससे ये काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि उनके पास 3-4 चीज़ जो है आसानी से उपलब्ध है, नीम का पत्ता, नीम का बीज, करंज का बीज और बहाया का पत्ता। दूसरी बात, उसके बाद आपका हरी मिर्च भी उपलब्ध है और ख़ास करके लहसुन का भी उपलब्ध है। इन सब चीज़ों का पेस्ट बना करके खूब बढ़िया से कूचा बना करके आप रखें और उससे करने के बाद आपको काफ़ी लाभ होगा, उससे भी काफ़ी छिड़काव हो जाएगा। चलते चलते हमारे किसान भाई को ये जानकारी दें कि ये जो आप नीम निर्मित या गौमूत्र निर्मित औषधि बनाने का तरीका बताया कि कीटनाशक किस प्रकार से बनाई जाए, तो इसका क्या छिड़काव सभी कीटों पर होता है या फिर किसी खास कीट पर? नहीं, ये जो चीज़ है आपका हमारा जो गौमूत्र से और नीम के पत्ते से या जो मैंने बताया और पौधों से बनाया हुआ के जो है उसके जो अर्क जो है नीम गौमूत्र में आ जाते हैं। और उसके क्या होता है कि कीट जो है खेतों में आता है, पहले तो खेत में आता है तो आएगा, तो अगर दवा छिड़का रहेगा तो उसको खाने उन्ने में खराब लगेगा तो वो भाग जाएगा और जो सबसे कड़वापन लगता है। और दूसरी बात है कि महक जो होता है एक बहुत ही महक आएगा। आप देखेंगे कि हमारे किसान भाई अगर उसको उस घोल को अगर हाथ से छू दिए हैं तो 3-4 बार साबुन से पानी से भी धोएंगे तो भी महक नहीं जाता है। तो एक तो ये फायदा होगा, कीट भागता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब चीज़ों पर कीट आता है, अगर आ भी गया तो वहाँ अंडा नहीं दे। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी कि गौमूत्र और नीम से किस प्रकार से औषधि का निर्माण किया जाए, कीटनाशक का निर्माण किया जाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से जोहार, नमस्कार। जो भी किसान भाई बहन गेहूं की खेती कर रहे हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि गेहूं में उर्वरक व सिंचाई प्रबंधन आप कैसे करें। उचित मात्रा में अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो शायद हमारे फसलों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आइए आज हम आपको बताते हैं कि सिंचाई प्रबंधन आप कैसे करें। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं फसल में उर्वरक और सिंचाई का प्रबंधन आप किस रूप में करें, कैसे करें और कब कब करें। और इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर नैयर अली। अच्छा सर, अभी जैसे रबी का समय शुरू हो गया है, किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई भी लगभग कर ली होगी, तो अभी सबसे मुख्य रूप जो है कि पूरे फसल के दौरान में किस तरह से वो उर्वरक जो है और कब डालें, कितना डालें, क्या प्रबंधन करना चाहिए, खासकर पहले तो उर्वरक के बारे में बताएं। जी, अभी किसान भाइयों लगा चुके होंगे और हमको लगता है कि 20-25 दिन या 30 दिन या किसी का 40-45 दिन भी हो गया होगा लगाया हुआ। तो इसमें उर्वरक का सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इसमें हम लोग नाइट्रोजन यूरिया के रूप में छिड़काव करते हैं। और हम लोग किसान भाई को जो अनुशंसा करते हैं वो ये करते हैं कि जिस दिन बुआई किए हैं उससे 20 से 25 दिन के अंदर में 50 केजी यूरिया प्रति एकड़ के दर से छिड़काव कर दें यूरिया का, और उसी समय सिंचाई करें। उसके बाद 1 दिन के बाद उसमें यूरिया का छिड़काव कर दें। उसके बाद दूसरी जो हम लोग यूरिया का छिड़काव करने के लिए अनुशंसा जो करते हैं 40 से 45 दिन। छिड़काव करते वक्त किसान भाई क्या सावधानी बरतें, क्योंकि हो सकता है कि उस दौरान भी किसी तरह की मुश्किल हो जाए।
नहीं, जनरली किसान भाइयों को चाहिए कि जब बादल छाया हुआ हो उस समय यूरिया का छिड़काव नहीं करें। क्यों सर? इसलिए कि बारिश यदि होगी तो यूरिया जो है दूसरे खेत में जा सकता है। उसके बाद 12 बजे का टाइम जो है या सुबह का टाइम है उस समय भी यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहिए। शाम जब ढल रहा हो 4 बजे के आसपास उस समय यूरिया का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि सूरज की ज़्यादा सीधे रोशनी यदि यूरिया पे लगेगी तो उसमें वोलेटिलाइजेशन लॉस जो होता है वो यूरिया का हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि शाम में 4 बजे के आसपास यूरिया का छिड़काव करें, और जिस दिन सिंचाई करें उस दिन यूरिया का छिड़काव नहीं करें, उसके दूसरे दिन यूरिया का छिड़काव करें जब खेत में पानी नहीं रहे, सिर्फ नमी रहे। और यदि 20 से 25 दिन में अब वर्षा हो जाती है तब आपको सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो भी आप यूरिया का छिड़काव करते हैं। लेकिन हम लोग जो अनुशंसा किए हैं वो 2 बार, खड़ी फसल में 2 बार यूरिया का छिड़काव बहुत ज़रूरी है यदि सही आप उपज चाहते हैं तो। लेकिन अगर सिंचाई की बात करें और झारखंड जिस तरह का प्रदेश है, यहाँ पे पानी जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो जिनके पास पर्याप्त है वो, और जिनके पास थोड़ी कमी है उनके लिए क्या सुझाव होगा? सिंचाई जो है वो सबसे पहली जो सिंचाई है जब पौधा निकल जाता है उसके बाद हम लोग पहली सिंचाई बोलते हैं। एक क्रांतिक अवस्था होती है जो 20 से 25 दिन के अंदर में गेहूं में आती है, तो उस समय पहली सिंचाई जो है बहुत ही आवश्यक होती है। और उस समय आप सिंचाई नहीं देंगे तो गेहूं का पैदावार के बारे में आपको, उपज के बारे में नहीं सोचना है। उपज नहीं होगा या बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा। तो पहली सिंचाई जब भी मान लिया कि एक ही सिंचाई किसान के पास उपलब्ध है तो पहली सिंचाई आप 20 से 25 दिन में एक सिंचाई कर दें। मान लिया कि कोई किसान है जिसके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है, तो पहली सिंचाई तो आप उनको 20 से 25 दिन में करना है, और दूसरी सिंचाई जो है वो 65 से 70 दिन के अंदर में दूसरी सिंचाई कर दें। तो 2 सिंचाई 2 उपलब्ध है तो इन 2 अवधि में सिंचाई कर दें। मान लिया किसी किसान के पास तीसरी सिंचाई भी उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई जो हमने कहा वो करेंगे, उसके बाद दूसरी सिंचाई जो है वो फिर वही 60 से 65 में करेंगे, और तीसरी सिंचाई जब पौधे में फूल आने लगती है उस समय कर दें। मान लिया किसान के पास चौथी सिंचाई भी उपलब्ध है तो उसी के अनुसार फिर पहली सिंचाई 20 से 25 दिन, उसके बाद 40 से 45 दिन में दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन में, और चौथी सिंचाई जब फूल और जब उसमें दूध भरने लगता है उस समय चौथी सिंचाई कर दें। तो हम समझते हैं इस तरह यदि सिंचाई का प्रबंधन वो करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज भी हो पाएगा। और 5 सिंचाई है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि यदि गेहूं की खेत मध्यम ज़मीन में हो तो 4 सिंचाई उपयुक्त होता है। 3 सिंचाई में भी कहीं कहीं मिट्टी में यदि क्ले का मात्रा ज़्यादा हो तो 3 सिंचाई भी मतलब उपयुक्त होता है, प्रभावी होता है। लेकिन यदि ऊपरी ज़मीन हो तब उसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जहाँ पे बलुआही मिट्टी का बहुत ज़्यादा अधिकता हो तो। लेकिन सर अगर जहाँ पे पानी या नमी मिट्टी में जो है कंटिन्यूस बनी रहती है, वहाँ पे किस प्रकार किसान भाई सावधानी बरतें? किसान भाई वहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि आप मिट्टी में नमी है या नहीं वो साधारणतः जो है किसान भाई जब मिट्टी को अपने हाथ में लेंगे और उसका गोला बनाएंगे, समझ रहे हैं जी। तो मिट्टी का यदि गोला बन जाता है तो उसमें नमी है, यदि मिट्टी का गोला नहीं बनता है, तुरंत फूट जाता है तो नमी की कमी है। तो ये सब किसान जो है देख करके हमारे खेत में नमी है या नमी है उसका पहचान वो कर लेते हैं, भौतिक रूप से देख के। हाँ, भौतिक रूप से देख करके, आँख से देख करके किसान को पता कर लेते हैं कि इसमें नमी, तो वो सिंचाई कर दें। नहीं तो हमने जो अवधि बताया इस अवधि को वो मान लें और इसके मुताबिक सिंचाई करें। अच्छा सर, क्या प्रभेदों के अनुसार भी जो है उर्वरक या सिंचाई का जो मात्रा है उसमें वेरिएशन आता है? जी जी, बहुत ज़्यादा है इसमें जी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सिंचित अवस्था में भी गेहूं की किस्में हैं, जैसे DBW 187 है, HD 2967 है, या HD 2643 है, या NW 2036 है। तो इस तरह की जो भी किस्में हैं जो सिंचित अवस्था में लगाते हैं तो उसमें सिंचाई तो आवश्यक होती है जो हमने बताया। मान लिया कोई किसान है जिसके पास सिंचाई नहीं है, वो बरानी खेती करना चाहता है, जनरली जो मध्यम ज़मीन होता है या नीचे वाली ज़मीन होता है उसमें क्या करते हैं वो उसको रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब मान लिया जाए कि ठंडे के दिनों में, बरसात में भी आप देखते होंगे कि 3-4 बार बारिश हो जाती है,
तो उस अवस्था में भी किसान है कि पहली बार वो नमी खेत में है और वो बरानी कृषि गेहूँ किस्में लगानी चाहती है, तो उसके लिए C306 HD 2888 और के 1317 या HD 3171 ये जो किस्में हैं इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है। यदि किसान के पास सिंचाई एकाक भी हो गया तो वो गेहूं को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक इसका उपज ले सकते हैं। भले इसमें उपज थोड़ा कम होगा, लेकिन ये बरानी यानी आपका रेनफेड सिचुएशन में जो बारिश नहीं है, मतलब सिंचाई नहीं है, लेकिन आसमान से 3-4 बारिश हो ही जा रही है, अभी देखा जा रहा है, तो उस स्थिति में भी वो खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया कि गेहूं की जब आप फसल लगा रहे हैं तो उसमें उर्वरक कब कब डालें, और सबसे बड़ी बात सिंचाई भौतिक रूप से देखकर और प्रभेदों के अनुसार, और खासकर जो हमारे विशेषज्ञ ने अनुशंसा की है उसके आधार पर अगर सिंचाई करते हैं तो निसंदेह आपकी फसल अच्छी होगी, आपको लाभ होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। आप अच्छा से खेती कीजिए गेहूं का, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। धन्यवाद सुनने के। देखा ना किसान भाई बहनों, आज के अंक में इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे इन ज्ञान से जरूर लाभान्वित होंगे। जाने का समय हो गया है, आपसे विदा चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।